इस पूरे टॉपिक में अराउंड 4 to 5 टॉपिक्स हम लोग खत्म करेंगे एक सेशन में। ऐसे ही मल्टीपल सेशंस रहेंगे और पूरा का पूरा फिजिक्स विद इन 2 वीक्स हम लोग खत्म करेंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री एंड सिमिलरली मैथ्स। ठीक है, तो गाइज एक स्टार्ट करते हैं अराउंड 2 मिनट में, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सो गाइज आज हम लोग मैकेनिक्स पार्ट 1, ठीक है, मैकेनिक्स पार्ट 1 तो कंप्लीटली खत्म करेंगे विद इन 2.5 to 3 आवर्स मैक्सिमम। ठीक है, इन लेक्चर्स में, ये लेक्चर्स का मोटिव इतना ही है कि लास्ट मिनट जो भी आप एग्जाम्स देते हो, जैसे अभी जेईई मेन 2025 एग्जाम आ रही है, जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में आप जब दोगे तो जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है, मतलब विद इन एक अराउंड विद इन अ डे पूरा का पूरा फिजिक्स आपको रिवाइज करना है, केमिस्ट्री विद इन अ डे रिवाइज करना है, तो आपके पास ऐसे वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स होने चाहिए। तो वो ये बेसिकली लेक्चर्स है। ठीक है, इवन ये लेक्चर्स का फायदा जो 11th करंटली जो 11th में पढ़ रहे, करंटली 12th में पढ़ रहे, उनको भी होगा, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक्स आपको आपके क्लास के टेस्ट में आपको सपोज जाना है, आपको अपीयर होना है, तो उसके पहले आप वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स देख के क्विकली वो टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी पहले सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर वेक्टर में कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं फास्ट। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर को हम लोग वन शॉट रिवीजन लेक्चर से अराउंड 5 मिनट्स में हम लोग खत्म करेंगे इसको। स्केलर वेक्टर में क्या होता है, तो आपको दो वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के दो तरीके होते हैं। ट्रायंगल लॉ, देखो यहाँ पे देख रहा है टेल हेड, ये ट्रायंगल बन गया, ऊपर भी एक बी प्लस है, ट्रायंगल बन गया, दोनों से क्या बन गया, पैराग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ पैराग्राम लॉ से हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं, आपको सपोज याद होगा तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जैसे ले इसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज ए का मैग्नीट्यूड मैंने ए बोला, बी का मैग्नीट्यूड मैंने बी बोला, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये है, तो सबको पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इवन इस पूरे ट्रायंगल में, और एक ऐसे निकालता, आपको पता है ना, ऐसे कंस्ट्रक्शन करना होता था, फिर ये बी है, ये एंगल थीटा होता है, तो ये चीज होता है बी साइन थीटा, ये होता है बी कॉस थीटा। तो आपको देखेंगे तो जो tan अल्फा का जो फॉर्मूला आया है ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, वो आता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसको पाइथागोरस लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, तो दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स आर पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो सीधा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, a प्लस बी, मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स को सीधा ऐड करते हैं। तो जैसे कि दो पैरेलल फोर्सेस है, ऐड करते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ऐड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐड करेंगे। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, एंटी पैरेलल मतलब उनके अंदर का जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री, तो उसमें सीधा क्या वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी बड़ा होगा तो मॉड लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ए बड़ा हो सकता है बी से, बी बड़ा हो सकता है ए से, डिपेंड करता है रिजल्ट मैग्नीट्यूड वाइज। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो भाई सीधा पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 रूल्स बोलता हूँ टू फॉलो। फिर आपको पता है इफ यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इफ यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो फिजिक्स में इसका बहुत काम है, क्योंकि जो वेक्टर्स है, फिजिक्स पूरा का पूरा वेक्टर से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स है, फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फिर और कुछ चीजें जो सबको वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए वेक्टर का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन आप 12th के एंड में भी होंगे तभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको कैसे ऐड करना है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स दिए मैंने, जैसे ए बी को शिफ्ट करो, सी को शिफ्ट करो, रिजल्टेंट को ड्रॉ करो। तो जैसे सपोज इन वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, अरे भाई एकदम सिंपल तरीका है, 3 वेक्टर्स है, तो मैंने अभी जो रूल्स बनाए थे 10 and 4, ये एंटी पैरेलल तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे आएगा 6, ये 8 and 12 सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे आप देखोगे ए एंड सी को पहले ऐड किया, फिर इनको ऐड किया, फिर ये जो 2 वेक्टर्स थे ये परपेंडिकुलर थे, तो इनका हम लोग ने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और मेरा जो रिजल्टेंट आया, तो रिजल्टेंट का यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट ऑफ क्या, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मेरा एक्चुअली आंसर हो गया इसमें। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए जहां पे ये तो पैरेलल एंटी पैरेलल का तो रूल बन गया, बट जो पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल में है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसका कंपोनेंट लेना पड़ता है, मतलब 4 रूट 2 45 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 4 रूट 2। अब आपको सबको पता है ये कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो इनको कंपोनेंट से करना पड़ता है, जो कंपोनेंट मैंने जस्ट पिछली मतलब आगे इसमें बोला हुआ है, कंपोनेंट से यूनिट वेक्टर्स, उसका बहुत यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है, जैसे वेक्टर ए होगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे, और
ए वेक्टर का एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग कंपोनेंट निकालेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे ए, तो ये जो कंपोनेंट होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ए एक्स, और इसको ए कॉस थीटा बोलते हैं, इसको ए साइन थीटा बोलते हैं। ए एक्स एंड ए वाई वेक्टर, सो ए वेक्टर इज ए एक्स प्लस ए वाई, जो ट्रायंगल लॉ था या पैराग्राम लॉ था, उससे हम लोग ने इसको ए कॉस थीटा ए कैप ए साइन थीटा जे कैप लिख दिया। फिर मॉड ऑफ ए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स को देखते हैं, राइट। ये सबको आपको पता है, जैसे मैं रिवाइज करा रहा हूं। अब कंपोनेंट से वेक्टर से अलजेब्रा में जाने के लिए हम लोग आई कैप, जे कैप एंड के कैप यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, सिंपल, जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, मतलब इन्हीं वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप यहां पे लिखा है, देखो। सो ए कॉस थीटा इनटू आई कैप पर ए साइन थीटा इनटू जे कैप। यू नो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब एकदम सिंपल, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए। एकदम सिंपल है, मुझे आपको बताओ पहले सबसे क्या निकालना होता है, मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ ए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, रूल था यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या 4 स्क्वायर। अब ये इसकी देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये माइनस है या प्लस है, ये हो जाएगा मॉड ए। फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप इज व्हाट, जो वेक्टर ए था डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, जो अपन ने कैलकुलेट किया है। बस ये चीज, ये टर्म वैसा का वैसा लिखो, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस मैथ्स के लिए भी टाइम जाएगा, अपने को पूरा मैकेनिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। इसको मैं हार्डली 10 मिनट्स दूंगा बस। अब देखो, जैसे ये जो दो वेक्टर्स है उनको ऐड करने के कितने तरीके हैं। अब आपको पता है, एक तो ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया, एंगल 120 ऐड फॉर्मूला से कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरा जो इजी मेथड होता है कंपोनेंट मेथड और यूनिट वेक्टर मेथड, दोनों सेम ही है। मतलब क्या करेंगे अपन, इस b का यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, मतलब इस तरीके से। देखो यहाँ पे, मतलब मैंने क्या बनाया, पहले एक्सिस बना दिया x एंड y एक्सिस, फिर b वेक्टर जो है देखो यहाँ पे, ये एंगल 120 तो एंगल 60 हो गया, तो इसका कंपोनेंट हो गया। ये कंपोनेंट क्या हो गया, 6 cos 60, तो 6 cos 60 कितना हुआ 3, 6 sin 60, एंगल के बाजू वाला cos, एंगल के उधर वाला sin, ये 3 रूट 3। फिर अब ये दो वेक्टर देखो यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं bx कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं by कंपोनेंट। अब ये और ये पैरेलल एंटी पैरेलल सबको पता ही है, तो ये 8 माइनस 3 कितना हुआ, ये 5 हो गया और ये 3 रूट 3 बचा। इन दोनों को ऐड करके अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है फोर्सेस में, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ये बहुत काम में आता है, 12th में एंड 11th में, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट पता है आपको क्या होता है, दो वेक्टर्सों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b इज मॉड a मॉड b cos थीटा, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इसका सबसे बेस्ट जो यूज होता है वो होता है वर्क डन निकालने के लिए। और इन्होंने तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला फाइंड वर्क डन, तो वर्क डन इज व्हाट, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैंने 3 लिखा हुआ है। पहला एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कभी कभी क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं इसमें दो ऐसे वेक्टर्स है 3 डायमेंशन में, उसके अंदर का एंगल निकालना है, ये यूज करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय मॉड a मॉड b, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उसको प्रूव करना है, तो पता है क्या करना पड़ता है, a डॉट b की वैल्यू 0 कर देने की। वर्क एंड पावर में तो काम होता ही होता है। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a, इसमें भी ये डॉट प्रोडक्ट बहुत काम का आता है, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा एज अ पीडीएफ, तो क्विक रिवीजन नोट्स आपके बन जाएंगे। जिन्होंने क्विक रिवीजन नोट्स नहीं बनाए तो भाई ये डायरेक्टली आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, अरे सिंपल सी बात है भाई, वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, वर्क डन इज f डॉट s। अब f डॉट s करेंगे तो 3 2 सा कितना हुआ 6, 4 3 सा कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ +8, तो 26 जूल ये मेरा वर्क डन हो गया। किसने बोला सर थीटा निकालना है इसमें, तो cos थीटा इसमें कितना हो जाएगा, सेम चीज, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी f डॉट s डिवाइड बाय मॉड f मॉड s। f डॉट s तो आपको पता है 26 डिवाइड बाय मॉड f, तो इसका मॉड निकालना पड़ेगा, इसका मॉड निकालो, इसका मॉड s निकालो। आपको पता है कैसे निकालना है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। तो इसमें अंडर रूट ऑफ 29, अंडर रूट ऑफ 29 आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा 29। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एकदम देखो सिंपल सी चीजें, ठीक है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन s। अब प्रोजेक्शन करने के लिए भाई ये फॉर्मूला लगा दो ना, ठीक है। तो बस यही जस्ट छोटा सा रिवाइज करना था,
देन था क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत काम की चीज है, पता है, इसने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल सबको निकाल दिया। मतलब मैग्नेटिज्म में इसका बहुत ज्यादा काम आता है और इवन टॉर्क में बहुत ज्यादा काम आता है। टॉर्क, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिज्म तो अपन लेक्चर लेने ही वाले। हाँ, जो लोग 11th स्टैंडर्ड में होंगे वो मैग्नेटिज्म बाद में पढ़ोगे, बट ये ऐसे करके कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा काम में आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपल सी चीज, ए वेक्टर बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए एंड बी के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, तो ए और बी को परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। कौन सा? तो वो डिफाइन करता है अपना राइट हैंड रूल। मतलब क्या करने का? ए से बी पे, ए क्रॉस बी, ए से बी पे अपना फिंगर्स ऐसे करने का, थंब जो होगा वो होता है ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर में लिखा है ना, दिस एन वेक्टर इज एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों को परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वहां पे कॉस थीटा था, ए डॉट बी में, यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। इसका तरीका एकदम सिंपल था, ठीक है। अब कैसा होता है आप समझो, यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जे के में आई क्रॉस जे को के मिलते हैं, जे क्रॉस के को आई मिलता है, के क्रॉस आई को जे मिलता है। उल्टा जाओगे तो माइनस करेंगे, ऐसा जाओगे तो माइनस। जैसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, आई क्रॉस जे में के मिलेगा, बट जे क्रॉस आई में माइनस के मिलेगा। ये दिमाग में रखना होता है ट्राइंगल। एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, टॉर्क निकालना, वेलोसिटी वेक्टर निकालना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैराग्राम क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। एंड हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक ट्वीक में आपको बता देता हूं। ये इसका तरीका था, आपको याद करो। ये आर वेक्टर, एफ वेक्टर, मुझे टॉर्क निकालना है यहाँ पे। टॉर्क इज व्हाट? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क हो गया, ठीक है। तो आर 2 -3 4, फिर इसके बाद 3 2 -3, सबको पता ही है कैसे लिखना होता है। फिर आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर आई कैप के लिए क्या करना होता था, ठीक है। आई कैप के लिए हम लोग क्या करते थे, ये वाला कॉलम गया, ये वाला चीज गया, जो बचा है -3 कितना हुआ 9, इसको मल्टीप्लाई करने का, इसको मल्टीप्लाई करने का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का, ये आंसर आ गया। ये आई कैप हो गया। किसने बोला सर जे कैप कितना होगा? तो ये गया, ये गया, तो जे कैप के लिए क्या होगा, ठीक है। ये चीज बचा 3 × 2 -6, इन दोनों को -12, ठीक है। अब ये जो माइनस है उसमें एडिशनल एक माइनस साइन डालना होता है, तो यहाँ पे -18 हुआ है तो +18 करने का। और के कैप के लिए क्या करेंगे, ठीक है। ये मैं क्विक आपको रिवीजन दे रहा हूँ जिससे हर एक चीज याद आ जाए बस, ठीक है। अपना इंपॉर्टेंट क्या है भाई, याद होना। तो के कैप के लिए क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता था। 2 × 2 4 एंड -9, तो 4 + 9 कितना हुआ? 4 + 9 हुआ 13। आपको सबको समझ में आ रहा है बस। और इसका जो आंसर आएगा, ये टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 आई कैप +18 जे कैप +13 के कैप। गाइस, कभी गलती से मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की तो माफ कर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट लेक्चर है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को फास्ट करना होता है, ठीक है। ये मैंने एकदम क्विकली 10 मिनट्स में स्केलर वेक्टर को रिवाइज कराया। ध्यान रखना, मैंने स्केलर वेक्टर को रिवाइज करने का मतलब, कोई बोलेगा सर स्केलर वेक्टर सबसे पहला चैप्टर आपने क्यों रिवाइज किया? भाई स्केलर वेक्टर के ऊपर ही पूरा फिजिक्स डिपेंडेंट है, ठीक है। खास करके जो मैंने आपको बोला था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं तो उनको कैसे ऐड करना है, उसको ऐड करना होता है यूजिंग कंपोनेंट्स मेथड। कंपोनेंट्स कभी भी ध्यान में, थीटा के बाजू वाला कॉस होता है, इधर वाला साइन होता है। ऐसे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालने होते हैं और फिर वेक्टर्स को पैरेलल एंटी पैरेलल के फॉर्म में लाना होता है, मतलब ऐसे वाले फॉर्म में, ठीक है। मतलब एंटी पैरेलल सब्ट्रैक्ट होते हैं, पैरेलल ऐड होते हैं, परपेंडिकुलर पाइथागोरस लगाते हैं, बस उससे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। ये बहुत ही, ये पूरा मतलब मैंने बोला स्केलर वेक्टर का सर टेक क्या है, स्केलर वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हाउ टू ऐड वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को तो ऐड करने का सिंपल तरीका है, बट मोर देन 2 वेक्टर्स को कंपोनेंट मेथड से ऐड करो। और इसी सब चीजों को आई कैप जे कैप भी लिख सकते हो। बहुत बड़े बड़े अच्छे जेईई एडवांस टाइप के एग्जाम्स में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस या बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आई कैप जे कैप के कैप भी लिखना पड़ता है, ठीक है। जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब अपन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है।